नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आज की है और दर्दनाक खबर भी। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला। जबरदस्त हादसा किस तरीके से हुआ है सूरत में, वो पूरी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को कुचला, लोगों को कुचल दिया। 22 लोगों को डंपर ने कुचला, 15 की मौत हो गई है। सभी मृतक बांसवाड़ा के कुशलगढ़ निवासी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम सहायता कोष से मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। साथ ही वहीं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। सीएम सहायता कोष से भी मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। किस तरीके से हादसा हुआ गुजरात की सूरत में, ये पूरी खबर आपको समझनी होगी। मजदूर वहां पर थे, फुटपाथ पर सो रहे थे, अचानक से डंपर वहां पर आता है और फिर दर्दनाक हादसा वहां पर हो जाता है। 22 लोगों को डंपर ने कुचल दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि 22 से भी ज्यादा लोग वहां पर सो रहे थे और अचानक से डंपर जब पहुंचा तो लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ा। 15 लोगों की मौत की खबर है, 15 लोगों की जान चली गई है और साथ ही जो सभी मृतक हैं वो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ निवासी बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी जैसे ही इस खबर के बारे में उनको जानकारी लगी तुरंत ही ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया और साथ ही पीएम सहायता कोष से मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। और न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को भी जैसे इस खबर के बारे में जानकारी मिली उन्होंने भी ट्वीट किया और साथ ही इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। और साथ ही सीएम सहायता कोष से मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया और साथ में जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। अब सभी की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो घायल हैं उनके भी परिजनों को इत्तला कर दिया गया, सभी के घर वालों को सूचित कर दिया गया और साथ में जिन लोगों की जान गई है उन तक भी, उनके परिजनों तक भी लगातार सहायता पहुंचाने की कोशिश है। और खुद सीएम अशोक गहलोत ने भी इस पूरे हादसे को लेकर कहा कि अगर कोई भी मदद की आवश्यकता होगी तो सरकार खड़ी है। लेकिन गुजरात के सूरत में चूंकि यह हादसा हुआ है तो वहां पर भी लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, संपर्क साधा जा रहा है राजस्थान के द्वारा भी, क्योंकि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के सभी रहने वाले थे। अब वहां पर क्योंकि रोजगार के चक्कर में वहां पर सभी मजदूर और जब फुटपाथ पर वो सो रहे थे, रात बिता रहे थे, क्योंकि सर्दी भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा है, सड़क पर वो वैसे ही सो रहे थे। लेकिन अचानक से फुटपाथ पर जब डंपर आ गया तो उसके बाद किस तरीके से वहाँ पर रौंदता हुआ डंपर आगे बढ़ा और 15 लोगों की जान किस तरीके से चली गई, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जो जिम्मेदार है या फिर जिसकी लापरवाही साफ तौर से है, क्योंकि मुआवजे का मरहम दिया जा रहा है जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। राजस्थान में 2021 में गहलोत सरकार का तीसरा तोहफा। जी हां, राजस्थान में 2021 में गहलोत सरकार का ये तीसरा तोहफा है। अब क्या वो तोहफा है, विस्तार से समझिए पूरी खबर। अब पढ़ाई दवाई के बाद कमाई के भी दरवाजे खोले। तीसरी खुशखबरी के रूप में सरकार ने नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया है। अब शाम 7 बजे के बाद भी खुले ही रहेंगी दुकानें। वहीं 309 दिन बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। छात्रों को तोहफा दिया गया। पहले ही और दूसरे दिन ही वैक्सीनेशन में भी रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की गई है। पहले वैक्सीनेशन की तस्वीर उभर कर सामने आई है। पहले फेज के लिए पहले दिन वैक्सीन की प्रक्रिया जिस तरीके से आगे बढ़ी, जो टारगेट रखा गया था उसको भी राजस्थान ने एक तरीके से पूरा भी किया, उसके करीब राजस्थान पहुंचा। उसके बाद 309 दिन से जो स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हुए थे वहां पर भी एक बार फिर से रौनक लौट आई है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन ख्याल रखना होगा प्रोटोकॉल का। और साथ ही साथ तीसरा जो तोहफा है वो नाइट कर्फ्यू खत्म करके सूबे की सरकार ने प्रदेशवासियों को दिया है। हालांकि पहले कई दिनों से ये खबरें भी आ रही थी कि व्यापारिक संगठन बेहद नाराज भी चल रहे हैं। उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द, क्योंकि पहले ही घाटा हो चुका है कोरोना काल में, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नाइट कर्फ्यू को खत्म किया जाए, उनको राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि व्यापारिक संगठनों के बारे में भी सरकार लगातार सोचती आ रही है। खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को आपने वक्त वक्त पर सुना भी है। उन्होंने कहा कि विकट परिस्थितियां भले ही हो कोरोना काल की, लेकिन सरकार सभी के हित के बारे में सोच रही है, सभी के बारे में सोच रही है। और जब कल ये खबर निकलकर सामने आई कि नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया जा रहा है तो जाहिर तौर पर खुशी हुई है व्यापारिक संगठनों को भी, व्यापारियों को भी। पहले ही अलग अलग सेक्टर को बहुत ज्यादा घाटा, बहुत ज्यादा नुकसान, लेकिन 2021 के प्रवेश के साथ ही नई उम्मीद और उसी उम्मीद में आगे बढ़ते हुए सरकार ने बैक टू बैक किस तरीके से तोहफे दिए हैं प्रदेश को, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि आगे भी कई सारे तोहफे मिलने वाले हैं। शुरुआत वैक्सीनेशन से, उसके बाद स्कूल खोल दिए गए और उसके बाद अब नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया।
गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर खबर है। गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण खबर ये है। राजस्थान में बनाए जा सकते 15 संसदीय सचिव। जी हां, ये जानकारी मिल रही है। लगातार नजर इस पर भी है कि मंत्रिमंडल फेरबदल कब होगा, विस्तार कब होगा। राजस्थान में बनाए जा सकते 15 संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर भी जानकारी ये है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति में लागू हो सकता छत्तीसगढ़ फॉर्मूला। जी हाँ, संसदीय सचिव बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ से मंगाई थी जानकारी और छत्तीसगढ़ में भी बनाए गए हैं 15 संसदीय सचिव। संसदीय सचिव बनाकर कुछ विधायकों को किया जा सकता है संतुष्ट। अब क्योंकि सभी को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लंबे वक्त के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, विस्तार होगा। जाहिर तौर पर वो खुद कांग्रेस के तमाम एमएलए हो, मंत्री हो या फिर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी उम्मीद है कि कोई जगह मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर विधायकों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कोई अंतर कला उभर कर सामने ना आए, सभी को संतुष्ट करने की कोशिश होगी। और कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले में संसदीय सचिव बनाया जाएगा और 15 संसदीय सचिव जिनको लेकर भी तस्वीर साफ होगी। और साथ ही कुछ विधायकों को संतुष्ट करने की सरकार की भी कोशिश है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। खुद आपने देखा अजय माकन भी यहाँ पर आए, सीएम के साथ लंबी चर्चा भी हुई। उसके बाद के.सी. वेणुगोपाल आए, उन्होंने भी काफ़ी मुद्दों को लेकर, काफ़ी मसलों को लेकर खुद सीएम अशोक गहलोत से चर्चा की। और लगातार कयासबाजी ये पहले दिसंबर को लेकर चर्चा थी कि 2020 के आखिरी दिसंबर में मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। फिर खिसका। उसके बाद 2021 की शुरुआत हो गई है। अब लगातार उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। अब कहा यह जा रहा है कि कोई अंदर खाने गुटबाजी ना हो या फिर अंतरकले ना हो, किसी में कोई मतभेद ना हो। इसी के लिए इतना पूरा वक्त भी लिया जा रहा है, सोच विचार किया जा रहा है। और फिर कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में 15 संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। जब विस्तार होगा, मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार होगा, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला, वहां से छत्तीसगढ़ से जानकारी मंगाई गई और उसी के आधार पर अब आगे बढ़ा जाएगा और जल्द ही पूरी तस्वीर भी साफ होगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में शह मात का खेल। जी हां, बंगाल विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी ने एड़ी टोपी का जोर लगा दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में शह मात का खेल चल रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं। ममता ने सीधे शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दे दी है। जी हां, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने सीधे शुभेंदु अधिकारी को, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए, टीएमसी को छोड़कर, उनको चुनौती दी है। दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कल आपको याद होगा ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाली हैं। इधर शुभेंदु ने ममता की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी, जिसको स्वीकार शुभेंदु ने भी कर दिया। करीब 50,000 मतों से ममता को हराने का दावा किया गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। उन्होंने कहा कि करारी हार होगी ममता बनर्जी की, पहले ही वो चेता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 50,000 वोटों से नहीं हराया तो छोड़ दूंगा राजनीति। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हराने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। पहले भी उन्होंने कई बयानबाजियां की है मीडिया के सामने, जब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है कि अगर 50,000 वोट से ममता बनर्जी को हार का सामना ना करना पड़ा, उनको नहीं हराया, तो राजनीति वो छोड़ देंगे। अब क्या होगा, किस तरीके से वहां पर आगे बढ़ा जाएगा, इसको लेकर भी लगातार हर पार्टी कोशिश कर रही है, वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स पश्चिम बंगाल का दौरा भी कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री वहां पर गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई दफा संबोधित करते हुए भी ये कहा कि ममता बनर्जी ने जो वहां पर वादा किया था आम लोगों से, वो पूरा नहीं किया। और उस वादे को अब जमीन पर उतारने के लिए, उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका इस बार पश्चिम बंगाल की जनता देगी, क्योंकि चुनाव में बेहद कम वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में किसकी जीत होगी, कौन हारेगा, किसको हार का सामना करना पड़ेगा, किसकी सत्ता जाएगी या फिर सत्ते में वापस भारतीय जनता पार्टी आएगी, जो दावा भी बीजेपी कर रही है, क्या ये सच साबित होगा, इसके लिए विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। ब्याई जी आए सामने तो क्या करेंगे रामलाल जी। जी हां, सहाड़ा विधानसभा चुनाव में ये चर्चा जोरों पर है। ब्याई जी अगर सामने आए तो फिर रामलाल जी करेंगे क्या। सहाड़ा विधानसभा चुनाव में ये चर्चा जोरों पर है। रामलाल जाट हैं, भीलवाड़ा जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता, और दूसरी ओर बीजेपी से मिल सकता उनके रिश्तेदार को टिकट, ऐसी भी खबरें हैं। ऐसे में रामलाल जाट के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। जाहिर तौर पर अपनी पार्टी कांग्रेस का साथ देंगे या फिर अपनी ब्याई जी का। अब इसको लेकर भी क्योंकि धर्म संकट तो होगा ही, अपनी पार्टी का साथ वो देंगे, पार्टी धर्म भी एक साथ है। और दूसरी तरफ है कि आखिर अपने रिश्तेदार को जब टिकट दिया जाएगा उनके, तो फिर क्या उनका किसका साथ वो देंगे। बीजेपी टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा था रूपलाल जाट ने। रामलाल जाट के करीब रिश्तेदार हैं रूपलाल जाट। अब आखिर क्या होने वाला है, इसको लेकर भी तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ पार्टी भी है, दूसरी तरफ रिश्तेदारी भी है, अपने करीबी भी हैं। सहाड़ा विधानसभा चुनाव से
जोड़कर इस पूरी खबर को इसलिए भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। रामलाल जाट भीलवाड़ा जिले के कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ब्यारी जी सामने आ गए तो रामलाल जी के पास ऑप्शन क्या बचता है, किस तरीके वो सेफ जोन वो खेल सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़े कि पार्टी के नज़र में भी वो बुरे ना बने और साथ ही उनका अपना काम भी हो जाए। रामलाल जाट भीलवाड़ा जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता। दूसरी ओर बीजेपी से उनके रिश्तेदार को भी टिकट मिल सकता है। बीजेपी के अंदर खाने में भी चर्चा ये जोरों से चल रही है कि आखिर वहां पर किस तरीके से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारना है और सोच समझ के फूक कर कदम बीजेपी भी आगे बढ़ाएगी। और कहा यही जा रहा है कि ऐसे में रामलाल जाट के रिश्तेदार को अगर टिकट दिया जाता है, मैदान में उतारा जाता है तो रामलाल जाट के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। अपनी पार्टी कांग्रेस का साथ देंगे या फिर ब्याई का साथ वो देते हुए दिखाई देंगे, इसको लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। और बीजेपी टिकट पर पिछला चुनाव रूपलाल जाट ने लड़ा था और रूपलाल जाट जो हैं वो रामलाल जाट के करीबी रिश्तेदार हैं और इसी को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। अब दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली पुलिस के कामकाज की करेंगे समीक्षा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे अमित शाह, दिल्ली पुलिस के कामकाज की समीक्षा करेंगे। पुलिस मुख्यालय में करीब 5 घंटे रहेंगे अमित शाह, क्योंकि अब आपको याद होगा कि लगातार कई खबरें भी आ रही हैं क्योंकि 26 जनवरी सामने है। 26 जनवरी को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है, इसको लेकर ही लगातार नजर भी बनाए हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक बार जब यहां पर पहुंचे हैं तो वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कामकाज की समीक्षा करेंगे, किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है, क्या तैयारी है गणतंत्र दिवस को लेकर, इसको परखने के लिए, समीक्षा करने के लिए गृह मंत्री जब पहुंचे वो तस्वीर आपके सामने। पुलिस मुख्यालय में करीब 5 घंटे बिताएंगे अमित शाह। ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 घंटे तक वहीं पर रहेंगे। क्या रोड मैप है, किस तरीके से आगे बढ़ना है या फिर पूरे कार्यक्रम में किस तरीके से दिल्ली पुलिस मोर्चा संभालेगी, इस पर समीक्षा वो लेंगे और अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। हर एक अधिकारी जो बड़े स्तर पर काम कर रहा है या फिर जिस पर जिम्मेदारी है दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, देश की राष्ट्रीय राजधानी को लेकर, उस पर भी नज़र गृह मंत्री अमित शाह की लंबे वक्त से रही भी है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर तमाम खबरें भी आ रही हैं। आतंकी हमले का भी अलर्ट जैसे कि हर बार होता है, इस बार भी कहा यह जा रहा है कि हालांकि दिल्ली पुलिस मुस्तैदी के साथ तैयार है, तैयारी पूरी है। एक बार पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह 26 जनवरी से पहले। उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब 5 घंटे वो यहाँ पर रहेंगे, कामकाज की बारीकियों को समझेंगे और किस तरीके से पूरा मोर्चा दिल्ली पुलिस ने संभाला हुआ है। एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसानों ने भी ये साफ तौर से कह दिया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश होगी। कृषि कानून को लेकर लगातार धरने पर अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं। लगातार आज फिर से वार्ता भी होनी है, लेकिन उस वार्ता में कोई हल निकलेगा क्या या फिर क्या होगा, इसको लेकर भी कई बातें किसान लगातार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। किसानों का कहना यह है कि अगर जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते उससे कम में वो नहीं मानेंगे, वापस नहीं लौटेंगे। और साथ ही किसानों के धरने को लंबे वक्त से अलग अलग विपक्षी दलों का भी साथ मिला हुआ है, वो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अलग अलग दल लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उसके इतर ये तस्वीरें आपको इसलिए भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है और 26 जनवरी को लेकर किस किस ने पहले भी अपनी बात रखी वो भी आपको याद होगा। कुछ दिनों पहले भी कहा यह जा रहा था कि दिल्ली में आतंकी अलर्ट को लेकर हालांकि अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं खालिस्तानियों की, और उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए क्योंकि वहां पर जाकर खुद 1-to-1 बातचीत जब करेंगे गृह मंत्री अमित शाह पुलिस के अधिकारियों से तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। चप्पे चप्पे पर हालांकि नज़र किले में तब्दील कर दिया जाएगा 26 जनवरी के मौके को लेकर दिल्ली को, क्योंकि देश की राष्ट्रीय राजधानी, और इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री की पुलिसकर्मियों के साथ हो जाती है। अब 5 घंटे तक जब रहेंगे पुलिस मुख्यालय में तो फिर क्या कुछ होता है ये भी खबर वहां से निकलेगी इस मुलाकात के बाद। तो दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बार बार। अब वहां पर किस तरीके से समीक्षा वो करते हैं, अधिकारियों से किस तरीके से बातचीत होगी 26 जनवरी को लेकर, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से तमाम कार्यक्रम भी होने, हालांकि कोविड की वजह से भव्य स्तर पर कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी
आपको याद होगा अमूमन हर साल जब भी गणतंत्र दिवस का मौका आता है तो आतंकी हमले का अलर्ट शुरू हो जाता है या फिर ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं। इस बार भी आतंकी हमले का अलर्ट था 26 जनवरी को लेकर। सारे इंटेलिजेंस एजेंसियां वो भी अपने अपने काम पर हैं और दिल्ली पुलिस पर चूंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर और वहीं पर वो फीडबैक लेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे और किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया गणतंत्र दिवस को लेकर और इसीलिए अचानक से आज गृह मंत्री पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में लोगों को पट्टे देने के लिए गहलोत सरकार का बड़ा प्लान, वो प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। प्रदेश में लोगों को पट्टे देने के लिए गहलोत सरकार का बड़ा प्लान। 156 शहरों में बिना जोनल प्लान, 37 में जोनल प्लान और लेआउट प्लान से मिलेंगे पट्टे। पिछले 1.5 साल से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर प्लानिंग जारी और साथ ही अब करीब 9,09,000 परिवारों को पट्टे देने के लिए नियमों में बड़ी राहत देने का प्लान तैयार किया गया है। शहरों को 1 लाख से कम आबादी और 1 लाख से अधिक आबादी के अनुसार 2 भागों में बांटा। 1 लाख तक आबादी के 156 शहरों में अब बिना जोनल प्लान ही जारी किए जा सकेंगे पट्टे। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पहले के जारी लेआउट प्लान के आधार पर जारी किए जा सकेंगे पट्टे, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में समायोजित कर जारी किए जाएंगे पट्टे और लेआउट जोनल प्लान समायोजित कर जारी किए जाएंगे। अब लंबे वक्त से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर भी, इस पूरे योजना को लेकर भी काम किया जा रहा है। अब किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाएगा इस पर भी लगातार नजर रहेगी, लेकिन कहा यही जा रहा है कि प्रदेश में लोगों को पट्टे देने के लिए गहलोत सरकार का एक बड़ा प्लान तैयार है। उसके अंतर्गत 156 शहरों में बिना जोनल प्लान, 37 में जोनल प्लान और लेआउट प्लान से पट्टे मिलेंगे। अब इसको किस तरीके से पूरा किया जाता है या फिर अलग अलग भागों में बांटकर किस तरीके से काम किया जाएगा, इस पर भी नजर लगातार रहेगी। मलमास के बाद फिर जयपुर शहर के प्रॉपर्टी कारोबार में बूम हुआ है। मलमास के बाद फिर जयपुर शहर के प्रॉपर्टी कारोबार में बूम। 3 दिन में सरकार को 650 लाख रुपए का राजस्व मिला है। कोरोना संक्रमण के कारण 3 महीने तक रजिस्ट्रियां नहीं प्रभावित और साथ ही जनवरी से दिसंबर 2020 तक मिला 1070 करोड़ रुपए का राजस्व और इस वित्त वर्ष में 6 महीने तक रजिस्ट्री आ रही प्रभावित और नवंबर महीने में सबसे अधिक रजिस्ट्रियां हुई है। अब इसको लेकर भी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है कि कहा यही जा रहा है कि मलमास के बाद फिर जयपुर शहर के प्रॉपर्टी कारोबार में इजाफा हुआ है और 3 दिन में सरकार को 650 लाख रुपए का राजस्व मिला और कोरोना संक्रमण की वजह से 3 महीने तक रजिस्ट्रियां प्रभावित रही हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक कोरोना काल भी रहा और ऐसे में कहा जा रहा है कि 3 महीने तक रजिस्ट्रियां जो होनी थी प्रभावित भी रही, वो इफेक्टेड थी। और जनवरी से दिसंबर तक की बात करें, जनवरी से दिसंबर 2020 तक 1070 करोड़ का राजस्व मिला और इस वित्त वर्ष में 6 महीने तक रजिस्ट्री प्रभावित आ रही है और नवंबर माह में सबसे अधिक रजिस्ट्रियां हुई हैं। अब इसको लेकर भी, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा है किस तरीके से राजस्व की प्राप्ति होती है या फिर किस तरीके से और लाभ होगा, इसको लेकर भी लगातार नज़र और सरकार भी इसको लेकर तमाम मंथन भी कर रही है, तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिस तरीके से प्रॉपर्टी कारोबार में इजाफा किया जा सके। क्योंकि कोरोना काल ने हर सेक्टर को प्रभावित किया, कोरोना की वजह से हर कोई प्रभावित है और इसीलिए क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि आगे हो सकता है कि राहत मिले, क्योंकि कोरोना की स्थिति अब धीरे धीरे खत्म की ओर है। शराब कारोबार पर फिर होगा एकाधिकार। जी हां, शराब दुकानों की नीलामी को लेकर चल रहा मंथन, ये बड़ी जानकारी। शराब कारोबार पर फिर एकाधिकार होगा। शराब दुकानों की नीलामी को लेकर मंथन चल रहा है। साथ ही नई आबकारी नीति को लेकर आला अधिकारियों के बीच मंथन जारी है। नई आबकारी नीति क्या होगी, किस तरीके की होगी, इसको लेकर आला अधिकारियों के बीच मंथन लगातार जारी है। एक एक दुकान की नीलामी किए जाने को लेकर मंथन हो रहा है। साथ ही नीलामी व्यवस्था में साधारण कारोबारियों के सामने संकट खड़ा हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो नीलामी व्यवस्था होगी उसमें साधारण कारोबारियों के सामने परेशानी आ सकती है या फिर संकट खड़ा हो सकता है। नीलामी में बड़े शराब ठेकेदारों से मुकाबला करना मुश्किल होगा। नीलामी व्यवस्था से शराब माफिया पनपने की भी आशंका रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि नीलामी व्यवस्था जो होगी उससे शराब माफिया पनपने की भी आशंका होगी। और साथ ही राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में खत्म किया था शराब माफिया का एकाधिकार। राज्य की सभी 7600 शराब दुकानों को कम अपोजिट कर बेचने की तैयारी है। जयपुर में आयकर के छापे, मानसरोवर में इनकम टैक्स कार्रवाई का रोचक पहलू सामने आया है। जयपुर में आयकर के छापे पड़े हैं, मानसरोवर में इनकम टैक्स कार्रवाई का रोचक पहलू। इनकम टैक्स विभाग की टीमें कर रही कार्यालय खुलने का इंतजार। इनकम टैक्स विभाग की जो टीमें हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार
कार्यालय खुलने का इंतजार कर रहे हैं। गोकुल कृपा बिल्डर्स समूह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं। सीधा रुख में काशी का ही करूंगी। काशी, कहां पर छापेमारी के लिए पहुंचे हुए हैं आयकर के अधिकारी, जरा बताएं विस्तार से। काशी, आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल आयकर विभाग की जो टीमें थी अभी तक बाहर इंतजार कर रही थी और अब यहाँ जो गोकुल कृपा बिल्डर्स जो है मानसरोवर में, यहाँ पर अब उनका जो कर्मचारी है वो चाबी लेकर पहुँचा है और पिछले 2 घंटे से करीब टीमें जो है इंतजार कर रही थी कार्यालय के बाहर और अब कार्यालय खोलने की देखिए प्रक्रिया चल रही है। आयकर विभाग की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से यहाँ पर टीमें हैं आयकर विभाग की, वो उनकी देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार जो आयकर टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं। बहुत देर से इंतजार कर रही थी टीमें, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है वो अब शुरू होने जा रही है क्योंकि अब ताला खोला गया है आयकर विभाग की टीमों द्वारा। इससे पहले जो बिल्डर ग्रुप के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके पास चाबी नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा था। तो टीमें यहाँ बाहर जो टैक्सी खड़ी हैं इनमें इंतजार कर रही थी और उसके बाद अब ये कार्रवाई होगी। एक बार हमारे कैमरा पर्सन साथी दिखाएंगे रामनिवास की किस तरह से ये जो बिल्डर ग्रुप है वहाँ पर कार्रवाई जारी है। 3 ग्रुपों पर ये कार्रवाई चल रही है जिनमें कि गोकुल कृपा बिल्डर्स ग्रुप है, दूसरा सिल्वर आर्ट ग्रुप है और तीसरा जो है चौरेडिया ग्रुप है। तो इन तीनों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 28 ठिकानों पर छापेमारी की बात सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों में जब त्योहारी सीजन था, दिवाली और उसके बाद क्रिसमस का, तो बड़ी संख्या में फ्लैट बिक्री हुई थी बिल्डर्स के और उसमें कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। तो कोरोना काल में एक बड़ी कार्रवाई है जो कि इनकम टैक्स विभाग की टीम द्वारा यहाँ पर की जा रही है और फिलहाल ये कार्रवाई शुरू होने जा रही है क्योंकि अब ताले खुल चुके हैं कार्यालय के और अब जो आयकर विभाग की टीमें हैं वो अपनी जांच कार्रवाई शुरू करेंगी और उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि कितनी काली कमाई थी, कितना कुछ अवैध धन का लेन देन यहाँ पर हुआ जिसके वजह से इनकम टैक्स की टीमों को छापेमारी के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जी दीपा। काशी, और डिटेल्स जो है वो कब तक बाहर आ जाएंगी या फिर कब तक पूरी जानकारी मिलेगी कि बिल्डर से भी पूछताछ हो सकती है? क्या कह रहे हैं आयकर के अधिकारी, अगर किसी से बातचीत आपकी हो पा रही हो तो? जी बिल्कुल, देखिए आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो आमतौर पर बातचीत करने से बचते हैं क्योंकि जो उनके मुख्यालय के अधिकारी हैं वो ही केवल बातचीत करने के लिए अधिकृत होते हैं और वही जानकारी देते हैं मीडिया को। लेकिन ये जो कार्रवाई है आज से चूँकि शुरू हुई है और अभी हो सकता है कि आज पूरे दिन में ये कंप्लीट भी ना हो सके, इसमें 2 से 3 दिन तक का समय लग जाता है क्योंकि जो आयकर इनके पूरे जो कार्रवाई है जिसमें कि इनके खाते चेक किए जाएंगे, असेसमेंट किया जाएगा पूरा और अगर अवैध लेन देन का खुलासा होता है तो उसको टैक्स का नोटिस दिया जाएगा। तो देखिए इस पूरी कार्रवाई में समय लगना लाजमी है। अब लेकिन यहाँ जो कार्यालय है उसके ताले खुल रहे हैं और पिछले 2 घंटे से करीब आयकर विभाग की टीमें यहाँ पर इंतजार कर रही थी। उनको चूँकि ऑफिस नहीं खुला था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंगलवार को इस कार्यालय ग्रुप का अवकाश रहता है, जो ये गोकुल कृपा बिल्डर्स है उसका अवकाश रहता है और इस वजह से ये ताला नहीं खुला था। और ये भी बताया जा रहा था कि जो कर्मचारी जिसके पास चाबियाँ थी उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, वो नहीं आ पाया था, तो इस वजह से टीमें बाहर इंतजार कर रही थी। लेकिन अब देखिए आपके सामने यहाँ पर ताले खुल रहे हैं और अब आयकर विभाग की टीमें यहाँ पर जाँच शुरू करेंगी और ये देखेंगी कि पिछले दिनों में कितनी यहाँ पर फ्लैट्स की बिक्री हुई है, कितने मकान, इंडिविजुअल मकान जो हैं वो बेचे गए हैं और कहीं उसमें अगर टैक्स का गड़बड़ियाँ रही हैं। चूँकि कार्रवाई में आमतौर पर ये पहले से ही इनका रहता है कि गड़बड़ियाँ होती तो ही आयकर विभाग की टीमें छापेमारी करती हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काली कमाई उजागर होगी। लेकिन कितने करोड़ की काली कमाई उजागर होती है ये देखने वाली बात होगी और कोरोना काल में पहली बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है क्योंकि पिछले लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पिछली कार्रवाई अगर आपको ध्यान हो तो जब सियासी हलचल हुई थी जुलाई में राजस्थान में, उसी समय कार्रवाई हुई थी और तब राजीव अरोड़ा समेत जो कांग्रेस के नेता जुड़े हुए थे उनके निवासों पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन फिलहाल उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई है जिनमें एक साथ 3 बड़े कारोबारी समूहों को निशाना बनाया गया है और उनके करीब 28 ठिकानों पर फिलहाल कार्रवाई चल रही है जैसी कि जानकारी मिल रही है और इनमें गोकुल कृपा बिल्डर्स प्रमुख है, इसके अलावा चौरड़िया ग्रुप है और जो तीसरा ग्रुप है वो सिल्वर आर्ट ग्रुप है। तो इन तीनों पर एक साथ छापेमारी आयकर विभाग की टीमों द्वारा की जा रही है। इसमें पुलिस विभाग की टीमें भी उनके साथ हैं, वो भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए इसके क्या रिजल्ट होंगे, क्या फाइंडिंग्स होंगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। ये चूँकि शुरुआती कार्रवाई है और कार्रवाई अभी जाँच हुई है तो बिल्डर से पूछताछ भी होगी, उनसे ये भी जाना जाएगा कि उनके जो इलीगल इनकम रही है उसका क्या स्रोत है, तो उन सभी बिंदुओं पर बातचीत होगी। लेकिन अभी उसमें समय लगेगा और ये जो कार्रवाई है इसमें हो सकता है कि आज पूरी ना हो बल्कि अगले 1-2 दिन तक जारी रहे।
तो अभी क्या क्या फंडिंग रहती है ये अभी बाद में पता चल कार्रवाई होनी है या फिर छापेमारी होनी है, वहां पर यही टीम जाएगी या फिर वहां पर भी अपने स्तर पर कार्रवाई चल रही होगी, वहां पर भी अलग टीम है मौजूद? जी देखिए, मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे आप इस समय एक ठिकाने पर कार्रवाई देख रहे हैं, हाँ। ऐसी प्रदेश में इन तीनों ग्रुप के अलग अलग 28 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। यानी 28 जगहों पर आयकर विभाग की टीमें मौजूद हैं और वो अपनी कार्रवाई कर रही हैं। अलग अलग जगहों पर जांच जारी है। जो कमाई, काली कमाई अगर है तो उसकी पूरी इंक्वायरी यहाँ पर चल रही है। आयकर विभाग की टीमें छापेमारी कर रही हैं, तो उसमें अभी पूरा समय लगेगा। और यहाँ पर एक जगह पर कार्रवाई है, वो अभी फिलहाल चल रही है। ये जो टीमें हैं आयकर विभाग की, यहाँ पर जांच करेंगी। फिलहाल देखिए, बिल्डर ग्रुप है, उन्होंने अब ताले खोले हैं ऑफिस के और यहाँ पर वो जांच करेंगी टीमें। 28 ठिकानों पर आपने कहा कि टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जो डिटेल्स हैं वो भी शाम तक हो सकता है सामने आए, और कहां पर और आगे शिकंजा कसा जाएगा आईटी की तरफ से वो भी साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काशी आपका तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि अभी जो आईटी के अधिकारी हैं वो जस्ट कार्यालय में दाखिल हुए ही हैं और अलग अलग ठिकानों से क्या जानकारियां मिली हैं आयकर विभाग को वो भी साफ हो जाएगा कुछ वक्त के बाद। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।